नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप लोगों की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 84 अर्थात 84 के बारे में। यह वर्कशीट लोकतांत्रिक राजनीति के पहले अध्याय लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों से दी गई है और यह एक पुनरावृत्ति कार्य है। इसके अंतर्गत कुछ सवाल हम लोगों से पूछे गए हैं जिनका जवाब हमें लिखना है। तो हम एक एक करके उन सवालों को देखेंगे और जानेंगे कि क्या हो सकते हैं उन सवालों के जवाब जो आज की इस वर्कशीट के माध्यम से हम लोगों के सामने प्रस्तुत किए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आरंभ करते हैं हम आज की इस वर्कशीट का अध्ययन और देखते हैं उन तमाम सवालों को जो इस वर्कशीट में हमसे पूछे गए हैं। पहला सवाल है कि एक दलीय शासन व्यवस्था क्या होती है। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें चुनाव लड़ने के लिए केवल एक ही दल होता है। अर्थात जिस देश में चुनाव लड़ने के लिए चुनाव तो होते हैं लेकिन चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ एक ही राजनीतिक दल होता है, ऐसी शासन व्यवस्था को हम एक दलीय शासन व्यवस्था कहते हैं, जैसा कि हम चीन में देखते हैं। इसके अंतर्गत जो चुनाव होते हैं वो स्वस्थ नहीं होते हैं, क्योंकि हो ना हो जो एक राजनीतिक दल है उसी की जीत होती है, चाहे चुनाव कराए जाए या ना कराए जाए। दूसरा सवाल है कि प्रेस की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता का अर्थ है अखबार पर सरकार का नियंत्रण ना होना। अर्थात अखबार पर जो भी अखबार छापते हैं, लोगों के विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, उसके ऊपर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। अखबार खोलकर सरकार की नीतियों का समर्थन या विरोध कर सके, लोग अपने विचारों को खुलकर अभिव्यक्त कर सके, इसके ऊपर सरकार का कोई नियंत्रण ना हो, इसी को प्रेस की स्वतंत्रता कहते हैं। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 19A में इसका वर्णन किया गया है। दोस्तों, तीसरा सवाल है खाली स्थान बनना है, दो या दो से अधिक दलीय व्यवस्था को डैश कहते हैं, तो इस दल को हम बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। अगला सवाल है कि हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी शासन व्यवस्था है। एक राजशाही शासन व्यवस्था, दो तानाशाही शासन व्यवस्था, तीन दो दलीय व्यवस्था या चार बहुदलीय व्यवस्था। तो दोस्तों, हमारे देश में जो शासन व्यवस्था है वो बहुदलीय शासन व्यवस्था है। राष्ट्रीय स्तर पर और प्रांतीय स्तर पर अनेक दल हैं जो राजनीति में भाग लेते हैं। इस प्रकार हमारे देश की जो शासन व्यवस्था है वो बहुदलीय शासन व्यवस्था है। दोस्तों, सवाल नंबर जो 5 है वो ये है कि राजशाही शासन व्यवस्था किसे कहते हैं। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि वह व्यवस्था जिसमें किसी राजा का शासन हो वह राजशाही शासन व्यवस्था कहलाती है। इसके बाद दोस्तों एक अनुच्छेद है और उसके बाद उस अनुच्छेद के आधार पर हमें कुछ सवालों का जवाब देना है। तो देखते हैं पहले कि क्या लिखा है उस अनुच्छेद में और उसके बाद हम उन सवालों की तरफ नज़र दौड़ाएंगे जो इस अनुच्छेद में हमसे पूछे गए हैं। लोकतांत्रिक फैसले का मतलब होता है उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद और उनकी स्वीकृति से फैसले लेना, यानी जो बहुत शक्तिशाली ना हो उसका भी किसी फैसले में उतना ही महत्व होना जितना किसी बहुत शक्तिशाली का। यह बात सरकार का या परिवार और अन्य किसी संगठन पर भी लागू होती है। दोस्तों, इसके बाद 4 सवाल हमसे पूछे गए हैं इस वर्कशीट में, तो हम देखेंगे कि कौन से वो सवाल हैं और कैसे हम उनका जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों, अनुच्छेद पर आधारित जो पहला सवाल है वो ये है कि लोकतांत्रिक फैसले से आप क्या समझते हैं। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि लोकतांत्रिक फैसले का अर्थ होता है कि सबके हितों को प्रभावित करने वाले फैसलों को व्यापक विचार विमर्श के बाद लेना। सवाल नंबर 2, लोकतांत्रिक फैसले में विचार विमर्श क्यों जरूरी है। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं ताकि किसी के हितों को नुकसान ना पहुंचे, अर्थात सबसे ताकतवर और सबसे कमज़ोर दोनों के हितों का समान ध्यान रखा जाए, किसी के हित को नुकसान ना पहुंचे। नंबर 3, अपने पारिवारिक अनुभव के आधार पर बताइए कि लोकतांत्रिक फैसले लेने के क्या लाभ होते हैं। तो दोस्तों, हम इसके जवाब को इस तरीके से लिख सकते हैं कि सबसे कमज़ोर वर्ग के हितों का भी ध्यान रखा जाता है। हम अपने परिवार में अक्सर देखते हैं कि सारे लोग एक जैसे नहीं होते। हमारे दादा दादी बूढ़े होते हैं, छोटे बच्चे बिल्कुल भी बहुत कमज़ोर होते हैं। जब कोई फैसला लिया जाता है किसी भी प्रकार का, खाने से संबंधित, कहीं घूमने फिरने से संबंधित, तो इसमें इन सब के हितों का ध्यान रखा जाता है कि किस तरीके से जाया जाएगा, दादा दादी चल पाएंगे या नहीं,
बच्चों को कौन संभालेगा, इस तरीके के फैसलों को हम लोकतांत्रिक फैसले कहते हैं परिवार के संबंध में। चौथा सवाल है, दैनिक जीवन से लोकतंत्र का उदाहरण दीजिए। दोस्तों, इस सवाल के जवाब में आप लोग अपने भी उदाहरण दे सकते हैं और इस सवाल के एक से अधिक जवाब भी हो सकते हैं। हम इसका जो जवाब है या उदाहरण इस रूप में देख सकते हैं। परिवार में खाना बनाते समय मिर्च का स्तर, अर्थात जब हम खाना बनाते हैं परिवार में तो हम मिर्च का स्तर ऐसा रखते हैं कि वो ना तो किसी को ज़्यादा लगे ना ही किसी को कम लगे। परिवार में अलग अलग सदस्य होते हैं, कोई ज़्यादा तेज मिर्ची खाता है, कोई कम मिर्ची खाता है। तो माँ जब खाना बनाती है हमेशा इस बात का ध्यान रखती है कि मिर्च का स्तर इतना ना हो कि कम मिर्च वाले खाने वाले ना खा पाए और ज़्यादा मिर्च खाने वाले भी उसको कहें कि आज तो खाने में मज़ा नहीं आया। तो मिर्च का जो स्तर है वो लोकतांत्रिक राजनीति उदाहरण को दिखाता है। दूसरा, शिक्षा तथा अन्य आवश्यकताओं पर होने वाला खर्च। हमारे परिवार में जो शिक्षा होती है और कपड़े होते हैं, स्वास्थ्य होता है, उसके ऊपर परिवार के द्वारा जो खर्च किया जाता है वो भी एक तरीके से लोकतांत्रिक फैसले के उदाहरण को दिखाता है, क्योंकि जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, आवश्यक होती हैं, उनके ऊपर विशेष ध्यान रखा जाता है और जो सबसे कम महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं उनके ऊपर भी विचार विमर्श किया जाता है। इसके अलावा आप इसके ऊपर अपने उदाहरण भी प्रस्तुत कर सकते हैं। दोस्तों, अगला सवाल है कि प्रेस की स्वतंत्रता देश में लोकतांत्रिक माहौल बनाए रखने में कैसे अपनी भूमिका निभाती है। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि लोकतंत्र की यह विशेषता होती है कि लोग खुलकर अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। ऐसे में प्रेस लोगों को यह मौका प्रदान करती है कि यदि वे सरकार के किसी कार्य या गतिविधि को सही मानते हैं या नहीं मानते हैं तो वे इस पर प्रेस के माध्यम से अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, प्रेस की जो स्वतंत्रता होती है वो लोगों को मौका देती है कि वो सरकार की नीतियों का खुलकर विरोध कर सके या समर्थन कर सके। ये लोकतंत्र की एक विशेषता होती है कि लोग आज़ादी के साथ बिना डरे अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकें और यह प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र को सही अर्थ प्रदान करती है। इसके बाद दोस्तों सवाल नंबर 8 है और सवाल इस प्रकार है कि महिलाओं के विकास में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की क्या भूमिका रही है। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि लोकतंत्र समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने वाली राजनीतिक व्यवस्था का नाम है। यहाँ तक कि महिलाएं भी इससे अछूती नहीं है। यदि प्राचीन काल या ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो महिलाएं अनेक सामाजिक रूढ़ियों का शिकार थीं, किंतु लोकतांत्रिक शासन ने न केवल इन रूढ़ियों को खत्म किया है बल्कि उन्हें चुनाव लड़ने और वोट देने का अधिकार भी दिया है। तो दोस्तों, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के चलते प्राचीन काल से लेकर अब तक महिलाओं के जीवन में अनेक बदलाव आए हैं। उन्होंने न केवल घर की चारदीवारी को छोड़कर समाज में बाहर अपनी भागीदारी निभाई है बल्कि चुनाव लड़ने और वोट देने का अधिकार भी हासिल किया है और यह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के कारण संभव हो पाया है। यह सबसे पहले भारत में हुआ था। तो इस प्रकार लोकतंत्र ने महिलाओं को एक सक्षम नागरिक बनाया है। अगला सवाल है दोस्तों कि लोकतंत्र में अकाल और भुखमरी की संभावना कम होती है कैसे। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि लोकतंत्र में अकाल एवं भुखमरी की संभावना इसलिए कम होती है क्योंकि लोकतंत्र में न केवल सामाजिक न्याय के सिद्धांत का ध्यान रखा जाता है बल्कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के तहत भविष्य का भी ध्यान रखा जाता है। तो दोस्तों, लोकतांत्रिक जो शासन होता है वह सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर काम करता है। सामाजिक न्याय के सिद्धांत का मतलब यह है कि जिस व्यक्ति की जैसी ज़रूरत होती है राज्य के द्वारा उसको वैसे ही साधन उपलब्ध करवाए जाते हैं, जबकि भविष्य का मतलब यह होता है कि भविष्य से में यदि कोई अकाल आ जाता है तो इसके लिए सरकार के द्वारा पहले से ही तैयारी की जाती है। सरकार के द्वारा बफर स्टॉक में कुछ अनाज पहले से सुरक्षित रखा जाता है ताकि अकाल जैसी स्थिति में इसका इस्तेमाल किया जा सके। इसीलिए लोकतंत्र में हम आसानी से अकाल और भुखमरी जैसी स्थितियों का सामना कर सकते हैं। पिछले साल दोस्तों हमने कोरोना संकट के दौरान देखा था कि जब पूरी दुनिया थम गई थी तो हमारे देश की मोदी सरकार ने गरीबों को राशन की दुकानों के माध्यम से मुफ्त अनाज बांटा था। यह एक तरह की तैयारी थी जो लोकतंत्र के माध्यम से हमेशा की जाती है। तो इस प्रकार लोकतांत्रिक शासन में अकाल और भुखमरी का प्रभाव कम से कम पड़ता है। दोस्तों, अगला सवाल है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने में आप क्या योगदान करेंगे। दोस्तों, ये पहली बार हो रहा है कि मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। आप लोगों को इस सवाल का जवाब खुद लिखना है और हाँ,
आप जब इस सवाल के जवाब को लिख लें तो उसकी फ़ोटो खींचकर मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपलोड करना ना भूलें। इसके अलावा आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी उस जवाब को भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए दोस्तों, नंबर है 9560529713। नंबर एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं दोस्तों, 9560529713। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको आज की यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।